we have started a new chapter, Kings, Farmers and Towns. Okay, so today's topic is the earliest state, the 16th Mahajanpad. So, after the decline of the Harappa civilization, around the same time we find archaeological evidences of the arrival of new place or new people known as Aryan or Indo-Aryan. Okay, the Rigvedic that give us information about the Aryans. So, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आप देखते हैं एक नवीन सभ्यता का उदय होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता, जिसमें आप देखते हैं ऋग्वेदिक सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम वैदिक काल और वैदिक समय को बांटते को क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आप देखते हैं वैदिक काल, जिसका समय काल क्या है 1500 to 1000 BC। दूसरा हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। द टाइम पीरियड हियर इज 1000 to 600 BC। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, Aryan belonged to Central Asia. After the arrival of the Aryans, they were confined to sub-Sindhu region. Okay, the regions you can see river Indus and its tributary. The later period witnessed further expansion of the Aryan to the part of the river Ganga and its tributary. तो हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेदिक जो काल में जो आर्यों का निवास स्थान कौन सा था, ये सिंधु तथा सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र था। बाद में ये संपूर्ण उत्तर भारत में फैल जाते हैं और फिर इनका जो सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का मैदान हो जाता है। देन ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स पीपल वर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज दे लेड अ नोमैटिक और सेमी नोमैटिक लाइफ। द न्यू टूल्स ऑफ आयरन हेल्प टू क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रिंग न्यू एरिया अंडर कल्टिवेशन। They boosted agricultural productivity and strengthened carpentry and weapon making work. तो हम क्या देखते हैं कि जो वैदिक आर्य थे वो पंजाब में केंद्रित थे और वो कैसा समाज था, कांस्य युगीन समाज था, ठीक है, जो कि राज्य के बजाय जनजातियों में संगठित थे। जीवन का तरीका कैसे था, कबीलाई था। आर्यपुर में गंगा मैदान की तरफ फैल गए और उन्होंने फिर लोहे का उपकरण अपना लिया, जिससे क्या करा, उन्होंने जंगलों को काटा, जंगलों को काट के उसको अधिक व्यवस्थित किया और कृषि व्यवस्था को अपनाया। सो इन द लेटर वैदिक पीरियड्स द मेंबर्स ऑफ जन टुक एग्रीकल्चर एंड बिगेन टू लिव सेटल्ड लाइफ। सो दिस एग्रीकल्चरल सेटलमेंट केम टू बी नोन एज जनपद। ठीक है, लिटरली मीन्स द प्लेस वेयर द पीपल प्लेस देयर फेट। तो वैदिक काल में जो जनजाति जो एक समूह में रहते थे, ठीक है, उन्होंने अपने अलग अलग राज्य की सीमा निर्धारण करने का निश्चय किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इसी जो राज्य के जो सीमा निर्धारित, ठीक है, निर्धारण की जिन इकाइयों का जन्म हुआ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनपद कहते हैं। जो सीमा निर्धारित क्षेत्र है उसे हम जनपद कहते हैं। Though the process of agricultural expansion, okay, the war and the conquest, the Vedic tribe had come in closer with each other, or they came closer, or they came in contact with each other. This intact or this contact led to the formation of what? Last territorial unit. By the 6th century BC, some of the Janpad they developed into Mahajanpad. ठीक है, महाजनपद जब हम शब्द की बात करते हैं, वास्तव में संस्कृत के शब्द महा और जनपद के संयोग से मिलकर बना है, जहाँ महा का अर्थ होता है बड़ा और जनपद का अर्थ होता है एक जनजाति के पद चिन्ह। तो जब हम उत्तरी भारत की बात करें तो 16 महाजनपद अर्थात बड़े राज्यों का जो अस्तित्व में आए। ये बड़े राज्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि इनका आकार क्या था, वैदिक काल के कबीलाई राज्यों से बड़ा था। The word Mahajanpad, it denoted large janpad like those of Magad or large territory, okay, large territory like those of Magad, Kosar, okay, which were ruled by whom? Powerful king or oligarch. It's what if we talk about the oligarch, it's a form of government where power is exercised by a group of men, ठीक है, or we can say republic. सो यहाँ आप देखते हैं अधिकांश महाजनपदों पर राजा का ही शासन रहता था, परंतु गण और संघ, ठीक है, ये प्रसिद्ध राज्यों में भी लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था।
So here the Gand and the Sangh were distinct in many ways as compared to the monarchical state, that it was based on the principle of representatives government. Okay, prospering trades and developing economies led to a massive fortification of the cities such as that Koshambi, Ujjain, Rajghat, okay, Rajgir. This city emerged as the center of power and control, okay, over the Mahajanpad. So this growing economic, okay, the use of coinage that made the position of the merchant class stronger. Thus the period here beginning with the 6th century BC saw the emergence of the city in ancient India for the second time, as in the first time we saw in the Harappa civilization. So okay, if we talk about the second urbanization, this is more significant since it endured for a longer time. The saw the beginning of the literate tradition. Okay, in here तो आप देखते हैं कि जो किलेबंदी राजधानी की देखभाल है, सेना और नौकरशाही के लिए भारी धन की जरूरत पड़ती थी। तो ये धन कहाँ से आएगा? तो ये धन आएगा जो किसान, व्यापारी और शिल्पकारों से कर तथा भेंट के रूप में वसूलते थे। संपत्ति जुटाने का एक और आसान उपाय था, वो था पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन को एकत्र करना। ठीक है, कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और ब्यूरोक्रेट्स रखते थे, लेकिन कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर थे जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था या अपॉइंट किया जाता था। सभी जनपदों के नाम उस स्थान पर बनी क्षत्रिय जाति के आधार पर रखा जाता था। तो आप देखते हैं सभी 16 जनपदों को इनकी अपनी एक राजधानी होती थी, जिसके लिए इन्हें क्या कहते, जिस राजधानी की सुरक्षा के लिए किले का निर्माण होता था। ठीक है, जनपद का मुखिया हो या शासक, ये सेना और प्रशासन के रखरखाव के लिए जनता से टैक्स के माध्यम से धन एकत्र करता था या धन प्राप्त करता था। तो आप देखते हैं यह जो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, you can see 16 Mahajanpad and the capitals, okay, in this map. So the 16 important Mahajanpad here is Kashi, Kuru, Ang, Magad, Vajji, Mal, Chedi, Vats, Koshal, Panchal, Matsya, Shursen, Ashmak, Avanti, Gandhar, Kamboj. So in the next video we will cover the map work.